हाँ बच्चों, मैं मेजर धनंजय सिंह, पीजी इंटर कॉलेज गायघाट। आज आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से मौस और लौस ज्ञात करने की विधि बतलाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं यह ज़्यादा उचित समझता हूँ कि आप लोगों को विभाज्यता का नियम बतला दें। यूँ तो आप पढ़े होंगे, लेकिन एक बार रिवाइज हो जाने से आप लोग संख्याओं को देखकर ही यह आसानी से पता कर सकते हैं कि किन संख्याओं को किस संख्या से विभाजित करना है, जिससे आपके समय की बचत होगी और आसानी से आप अभाज्य गुणनखंड प्राप्त भी कर लेंगे। तो आइए विभाज्यता का नियम पढ़ लेते हैं एक बार। इसकी परिभाषा नोट कर लें। जिस नियम से यह पता चले कि बिना भाग दिए बिना भाग दिए कोई संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं, उसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दें। जिस नियम से यह पता चले कि बिना भाग दिए कोई संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं, उसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। अब हम एक एक संख्याओं से भाग देकर के देखेंगे। चलिए, 2 से विभाज्यता। जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 4, 6 और 8 में से कोई भी हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। ध्यान दें, जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। जैसे 10, 12, 14, 16, 18। आप अन्य संख्याओं को देखें, इनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, 0 आदि आ रही हैं संख्याएं, इसलिए ये संख्या 2 से विभाज्य है। इसी प्रकार 3 से विभाज्यता का नियम। जिन संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। जिन संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। जैसे 123। हम 123 में देख रहे हैं कि 1, 2, 3 संख्याएं हैं, तो 1 धन 2 धन 3 बराबर 6। चूंकि 6 3 से विभाज्य है, इसलिए 123 भी 3 से विभाज्य है। दूसरा उदाहरण देखें। इसी प्रकार 46,272 में 4 धन 6 धन 2 धन 7 धन 2, इनका योगफल 21 आता है, और चूंकि 21 3 से विभाज्य है, इसलिए 46,272 3 से विभाज्य है। ठीक इसी प्रकार 4 से विभाज्यता देखेंगे। 4 से विभाज्यता अर्थात जिन संख्याओं में इकाई और दहाई से बनी संख्याएं 4 से विभाज्य हों, या इकाई और दहाई अंक के स्थान पर 0 हो, 4 से विभाज्य होती हैं। ध्यान दें एक बार और। जिन संख्याओं में इकाई और दहाई से बनी संख्याएं 4 से विभाज्य हों, या इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो, 4 से विभाज्य होती हैं। जैसे 6532 में इकाई और दहाई के स्थान को देखें तो 32 है, और 32 चूंकि 4 से विभाज्य है, इसलिए 6532 4 से विभाज्य है। इसी प्रकार 47,840 में इकाई और दहाई का स्थान पर चूंकि 40 है और 40 4 से विभाज्य है, इसलिए 47,840 4 से विभाज्य होगा।
ठीक इसी प्रकार 53,700, 53,700 में आप देखें इकाई और दहाई के स्थान को, तो आप देखते हैं कि शून्य शून्य आ रहा है। और हमारी परिभाषा में है कि जिन संख्याओं में इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य हो, 4 से विभाज्य होती है। यहाँ चूंकि शून्य शून्य आ रहा है इसलिए यह 4 से विभाज्य है। परंतु एक नई संख्या आपको हम देते हैं 36,815। 36,815 में इकाई और दहाई के स्थान पर 15 आ रहा है। आप देखें 15 चूंकि 4 से विभाज्य नहीं है इसलिए यह संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। हाँ, आप देखें 5 से विभाज्यता। जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 या 5 हो वे संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। ध्यान से देखें, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 5 हो, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 और 0 हो या 5 हो वो संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं। आप उदाहरण देखें, जैसे 3,570। 3,570 में इकाई के अंक का स्थान पर 0 है इसलिए यह 5 से विभाज्य है। पुनः 7,385 को देखें, इसमें इकाई का स्थान पर 5 है इसलिए यह 5 से विभाज्य है। और 5,787, 5,787 में इकाई का स्थान पर 7 है जो 5 से विभाज्य नहीं है, अतः यह संख्या 5,787 7 से विभाज्य नहीं होगी। आगे चलते हैं 6 से विभाज्यता। जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य हों, ध्यान दें, जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य हों वो संख्याएं 6 से विभाज्य होती हैं। जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य हों वो संख्याएं 6 से विभाज्य होती हैं। जैसे 12 2 से भी कटता है और 3 से भी कट जाता है, अर्थात 2 और 3 यह दोनों से विभाजित होता है इसलिए 12 6 से विभाज्य है। ठीक इसी प्रकार आप 36 को देखें, 36 2 से भी कटेगा 18 बार जाएगा, या 3 से भी कटेगा 12 बार जाएगा, इसलिए 36 6 से विभाज्य है। अब आप 44 को देखें, 44 को 2 से भाग दें तो यह 22 बार जाता है, कट जाता है, परंतु 3 से नहीं कटता है। और हमारा नियम कहता है कि यह 2 और 3 दोनों से अलग अलग विभाजित होना चाहिए। चूँकि यह अलग अलग विभाजित नहीं हो रहा है इसलिए यह 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक इसी प्रकार आगे देखें 33 3 से विभाजित है परंतु 2 से विभाजित नहीं है इसलिए यह 6 से विभाजित नहीं होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं 7 से विभाज्यता। ध्यान दीजिए 7 से विभाज्यता। जिन संख्याओं के इकाई के अंक का दुगुना, ध्यान से देखिए, जिन संख्याओं के इकाई के अंक का दुगुना और शेष बची संख्या से बनी संख्या का अंतर, जिन संख्याओं के इकाई के अंक का दुगुना और शेष बची संख्या से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो वह संख्या 7 से विभाजित होती है। आप इसका उदाहरण देखें, जैसे 371। 371 में एक इकाई का स्थान पर 1 है, अर्थात 37 ऋण 1 गुणे 2, क्योंकि इकाई के स्थान को दुगना करना है तो 37 ऋण 2, अब इसे हम घटाते हैं तो आता है 35। चूँकि 35 7 से विभाज्य है इसलिए 371 7 से विभाज्य है। दूसरा उदाहरण देखें 812। 812 में इकाई के स्थान पर 2 है तो 81 ऋण 2 गुणे 2 दुगना कर दिए तो 81 में से 4 निकलेगा, बचेगा 77, और चूंकि 77 भी 7 से विभाजित होता है इसलिए यह संख्या 812 7 से विभाज्य है।
परंतु 934 को देखें। 934 में इकाई के स्थान पर 4 है, अतः 93 ऋण 2 गुणे 4। 93 में से 8 घटाने पर आता है 85, और चूंकि 85 7 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह संख्या 934 7 से विभाज्य नहीं है। ठीक आगे 8 से विभाज्यता। जिन संख्याओं में इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या, ध्यान दीजिए, जिन संख्याओं में इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, या इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर 0 हो और 8 से विभाजित होती है। जैसे देखें 5,52,184 5,52,184 में इकाई, दहाई और सैकड़े का स्थान को देखते हैं तो यहाँ आता है 184। 184 चूँकि 8 से विभाज्य है, इसलिए 5,52,184 भी 8 से विभाज्य होगा। ठीक इसी प्रकार दूसरी संख्या को लीजिए, 9,37,000। 9,37,000 में इकाई, दहाई और सैकड़े का स्थान पर 0 है, और नियमानुसार इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर 0 होने पर वो संख्या 8 से विभाजित होती है, इसलिए 93,700 8 से विभाज्य है। अब इसके अंतिम उदाहरण को देखें, 5,37,123 5,37,123। इसमें इकाई, दहाई और सैकड़े का स्थान को चेक करते हैं तो आता है 123। यह 8 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 5,71,123 8 से विभाज्य नहीं है। हाँ, अब चलिए 9 से विभाज्यता। जिन संख्याओं के अंकों का योगफल, ध्यान दीजिए, जिन संख्याओं के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो, वे संख्याएं 9 से विभाज्य होती हैं। जैसे 3,231, उदाहरण में 3,231, इनके अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे। 3 धन 2 धन 3 धन 1 बराबर 9। चूँकि 9 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 3,231 9 से विभाज्य है। आगे चलें, 8,946, हम इनके अंकों को जोड़ते हैं। 8 धन 9 धन 4 धन 6, इसका योगफल आता है 27। चूँकि 27 9 से विभाज्य है, इसलिए 8,946 9 से विभाज्य होगा। अब इसका एक अंतिम उदाहरण देखें, 7,736। 7,736 के अंकों का योगफल ज्ञात करते हैं। 7 धन 3 धन 6 और योगफल प्राप्त होता है 23। यह 9 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 7,736 9 से विभाज्य नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, 10 से विभाज्यता। सबसे आसान है, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 हो, वे संख्याएं 5 से 10 से विभाज्य हैं। जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 हो, वो संख्याएं 10 से विभाज्य हैं। आप कोई भी संख्या ले लीजिए जिनके इकाई के स्थान पर 0 हो, कोई छोटी संख्या ले लें, बड़ी संख्या ले लें, जैसे 5,830। आप भाग दे के देखें, निश्चित रूप से यह 10 से विभाजित हो जाता है, अतः यह 10 से विभाज्य है। ठीक इसी प्रकार 8,450, यह भी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 0 है, इसलिए यह 10 से विभाज्य है। इस प्रकार आपको हमने संख्याओं से विभाज्यता का नियम को बतला दिया है। अब हमें उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ लिए हैं, और जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा ज्ञात करेंगे तो हमें सहूलियत मिलेगी और आसानी से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे।
हाँ बेटे चलिए अब प्रश्नावली में आते हैं। प्रश्नावली 1.2 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले इसकी थोड़ी सी हम परिभाषा देख लें। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि अभाज्य गुणनखंड क्या है तो आप उसकी परिभाषा में लिखेंगे कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। अर्थात 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5 × 7 होता है। यदि इसे 2 × 5 × 2 × 7 भी लिखा जाए तो इसका अर्थ बदलता नहीं, इसका अर्थ भी उपरोक्त अनुसार ही होता है। आइए प्रश्नावली के प्रथम प्रश्न की संख्याएं 3825 और 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को लिखेंगे, अलग अलग लिख करके इनका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। पहले 3825 और इसे हम 3 से भाग करेंगे, आएगा 1275। फिर 3 से भाग देंगे, प्राप्त होगा 425। उसको 5 से भाग देंगे तो आएगा 85 और 85 में फिर 5 का भाग करेंगे तो 17 और 17 में भाग करेंगे 17 का तो प्राप्त होगा 1। इस प्रकार अंत में हमें 1 प्राप्त होना चाहिए। जब कभी भी अभाज्य गुणनखंड कर रहे होते हैं तो भाग करते समय अंत में हमें 1 प्राप्त होना चाहिए। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 5 × 5 × 17 अर्थात 3 का वर्ग × 5 का वर्ग × 17 प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार दूसरी संख्या 7429 को लेंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरी संख्या 7429 को लेंगे और इसमें 17 का भाग करेंगे तो आएगा 437 और 437 को 19 से भाग करने पर प्राप्त होता है 23। और बच्चों 23 से ही विभाजित होगा, इसलिए इसमें 23 का भाग करेंगे तो हमें अंत में प्राप्त होता है 1। इस प्रकार संख्या 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 × 19 × 23 प्राप्त हुआ। इस तरह हम स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 5 × 5 × 17 तथा 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 × 19 × 23 आएगा। हाँ, प्रश्न संख्या 2 पूर्णांकों के दिए गए युग्मों के मौसा और लौसा कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल मौसा और लौसा के बराबर होता है। चलिए संख्याएं लिखते हैं 510 और 92। अब हम 510 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे और 510 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के लिए हम 2 का भाग करेंगे। 2 से भाग करने पर आता है 255 और 3 से 255 में भाग करेंगे तो आएगा 85। पुनः 85 से 85 में 5 का भाग करेंगे, इस प्रकार प्राप्त होगा 17 और 17 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 17 से विभाजित करेंगे और इस प्रकार प्राप्त होगा 1। अर्थात 510 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 × 3 × 17 2 × 3 × 5 × 17 प्राप्त होता है। फिर हम 92 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 92 में 2 का भाग करेंगे
2 से भाग करने पर प्राप्त होगा 46। 46 में 2 का भाग करेंगे 23, और पुनः 23 से 23 में भाग करेंगे 1 प्राप्त होगा। अर्थात 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 23 प्राप्त होता है। अब हम 510 तथा 92 का लौसा ज्ञात करेंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अलग अलग संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड हमने प्राप्त किया है उसमें से यह देखा जाता है कि कोई भी अंक रिपीट न किया जाए, दोबारा न लिखा जाए, लेकिन एक चीज़ की सावधानी रखी जाती है कि कोई भी अंक जो अधिकतम बार आया हुआ होता है, लौसा ज्ञात करने के लिए उसकी अधिकतम संख्या को लिखते हैं। इस प्रकार 510 और 92 का लौसा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, जो गुणा करने पर 23,460 आता है। 23,460 तथा 510 और 92 का मौसा ज्ञात करेंगे। मौसा ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा अंक है जो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ अर्थात दोनों में। आप 510 के अभाज्य गुणनखंडों को देखें और 92 का अभाज्य गुणनखंडों को देखें तो उभयनिष्ठ का अर्थ होता है दोनों में उपस्थित हो। चूँकि 92 में 2 बार आया हुआ है और 510 के गुणनखंड में 2 1 बार आया हुआ है, इसलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 2 है। अतः 510 और 92 का मौसा 2 होगा। अब प्रश्नानुसार हम जानते हैं कि लौसा और मौसा दोनों का गुणनफल अर्थात 23,460 गुणे 2 बराबर 46,920 प्राप्त होता है तथा हमारी संख्याएं 510 और 92 का गुणनफल भी 46,910 प्राप्त होता है। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि संख्याओं का गुणनफल मौसा और लौसा के बराबर होता है। तो बच्चों, इस प्रकार के जब कभी भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप इन्हें इसी तरह से करें और अंत में इसके स्पष्टीकरण के लिए, इसको पुष्ट करने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए आप यह ज़रूर देख लें कि संख्याओं का गुणनफल उनके मौसा और लौसा के बराबर आ रहा है कि नहीं, और निश्चित रूप से आएगा। आप निश्चिंत रहें, इस क्रम को आप आगे की ओर दोहराएंगे और इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसे आगे की ओर हल करते जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। संख्याएं 12, 15, 21। 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 15 का आप गुणनखंड करें तो 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5, और इसी प्रकार 21 का गुणनखंड करेंगे तो यह होगा 3 गुणे 7। अब दी गई संख्याओं को आप ध्यान से देखें, 12, 15, 21, जिसका कि आप लोगों ने अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। तो दी गई संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो आप देखते हैं कि 12 में 3 एक बार आया हुआ है, 15 में 3 एक बार आया हुआ है, 21 में भी 3 एक बार आया हुआ है। अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में 3 प्राप्त है। अतः मौसा बराबर 3। फिर 12, 15 और 21 का लौसा बराबर होगा 12, 15 और 21 का लौसा बराबर होगा अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, अर्थात इनके लौसा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के बराबर होंगे। अतः 2 गुणे 2
गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 420। इसलिए HCF बराबर 3 और इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 420। तो जब कभी भी हम इनका गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करने के बाद अगर आपसे HCF निकालने को कहा जाए तो आप देखेंगे कि इन गुणनखंडों में कौन से अंक उभयनिष्ठ हैं, कौन से अंक कॉमन हैं, और कॉमन अंक ही हमारे मौसो होते हैं। तथा जब कभी इनका एलसीएम निकालना हो तो इनके एलसीएम के लिए उनका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं और किसी भी अंक को दोहराते नहीं, परंतु किसी भी गुणनखंड को छोड़ते नहीं हैं। अर्थात इनका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 जो गुणा करने पर 420 आता है, इसलिए एलसीएम बराबर 420। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चौथे क्वेश्चन पर आइए। दिया गया है कि मौसो बराबर कोष्ट में करके दिया है मौसो 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है और लौसो 306 कामा दे करके 657 ज्ञात करें। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो हम जानते हैं कि मौसो गुणे लौसो बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब उपरोक्त में जो कुछ भी दिया हुआ है उसको स्पष्ट रूप से आप देख लें। मौसो बराबर 9 और लौसो हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन पहली संख्या 306 तथा दूसरी संख्या 657 दी गई है। तो मौसो गुणे लौसो बराबर 306 गुणे 657, इसलिए लौसो बराबर, देखिए लौसो के बाईं तरफ न से गुणा किया गया है, इसलिए लौसो निकालते समय हम दोनों संख्याओं के गुणनफल में 9 का भाग करेंगे और 306 गुणे 657 बराबर 22,338, इसलिए हमारी दी गई संख्या का लौसो बराबर 22,338 होगा। क्वेश्चन नंबर 5। चूँकि आप मेरे पास नहीं हैं, ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यह कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक सवालों को आपको मैं बतलाऊँ और आप लोग इसे दोहरा करके अपने आप को बहुत इस विषय में पारंगत कर लें, इन सवालों के विषय में काफ़ी जानकारी हासिल कर लें। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लें। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आइए इसे हल करते हैं। यदि संख्या 6 पावर n 0 पर समाप्त होती है तब यह 5 से विभाजित होगी। अतः 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिए, 6 पावर n जब हम इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो इसमें अगर वह संख्या 0 पर समाप्त होती है तो 5 से विभाज्य होगी। अतः 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 अभाज्य संख्या है, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है। ध्यान दीजिए, 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 3 ही आएगा, उसमें 5 कहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। इसलिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं हो सकता है। इसलिए प्राकृतिक संख्या n का कोई भी मान ऐसा नहीं है जिसके लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1
धन 5 अभाज्य संख्या क्यों है? फिर से एक बार सुने। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 अभाज्य संख्या क्यों है? चलिए लिखते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, इसमें 13 कॉमन लेते हैं तो आएगा कोष्ट में 7 गुणे 11 धन 1, यह बराबर 13 गुणे 78। और उसके दूसरे गुणनखंड 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 को लेते हैं। इसमें 5 कॉमन लेते हैं तो प्राप्त होता है 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 धन 1, अर्थात 5 गुणे 1009। और हम जानते हैं कि प्राप्त संख्या का यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। प्राप्त संख्या का यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह अभाज्य है। इसलिए जो हमारे क्वेश्चंस में दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि अभाज्य क्यों नहीं है, तो चूंकि यहाँ पर 1 से 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो जा रहे हैं, और जब 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे तो संख्या भाज्य हो जाएगी, न कि अभाज्य। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? चूँकि प्रश्न बड़ा है इसलिए मैंने इस पर लिखा नहीं है, तो मैं आपको कहता हूं कि आप इसे नोटबुक से देख लें, नोटबुक में क्वेश्चन को पढ़ लें। और मैं फिर से एक बार दोहरा भी दे रहा हूं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? आइए हल करते हैं। प्रश्नानुसार सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 18 और 12 मिनट के सबसे न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणक पर मिलेंगे। ध्यान दीजिए, प्रारंभिक बिंदु पर सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 18 और 12 मिनट के सबसे न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणक पर मिलेंगे, अर्थात हमें 18 तथा 12 का लौसक ज्ञात करना होगा। 18 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर 12 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। 18 का आपने देखा 2 गुणे 3 तथा 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, इसलिए लौसक बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात इनका गुणनफल आया 36। तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर को मैं समाप्त करता हूँ। आप इसे पुनः दोहराएंगे और जो कोई भी परेशानी होगी आप अपने मित्रों से पूछेंगे। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे, क्वेश्चन को भेजेंगे, मैं आपको पूरी मदद करूंगा। उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझे होंगे। और आप लोगों को एक निवेदन है, आप इसे निश्चित रूप से 2 बार
अपने घर पे करें और अपनी नोटबुक पर भी इसे नोट कर लें। थैंक यू।